प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर होमीर यादव और आज हम चर्चा करेंगे मर्म चिकित्सा के बारे में कि मर्म चिकित्सा होती क्या है, इसका इतिहास क्या है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक आपके सिलेबस की एक यूनिट है मर्म चिकित्सा। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका इतिहास क्या है और प्रिंसिपल्स ऑफ मर्म चिकित्सा यानी मर्म चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं और जर्नल इंट्रोडक्शन टू मर्म पॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में कहाँ-कहाँ मर्म पॉइंट होते हैं। टेक्निक क्या है, रूल क्या है, कैसे वो पॉइंट हमें प्रेस करने हैं और क्या इसकी प्रिकॉशंस हमें रखनी है और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मर्म चिकित्सा है इसका जो वर्णन है, इसके बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी हमारे वेदों में भी दी गई है, हमारे आयुर्वेद में भी दी गई है और हमारे योग ग्रंथों में भी दी गई है। अब मैं बात करूं योग ग्रंथों में तो वशिष्ठ संहिता में भी 107 मर्म पॉइंट बताए गए हैं और सुश्रुत संहिता में तो बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। अगर मैं बात करूं अनाटॉमी की, यानी जो प्रत्यक्ष शरीर है, यानी अनाटॉमी यानी जो प्रत्यक्ष शरीर है, वो एक छोटा सा पार्ट है। किसका? एक छोटा सा अंश है। किसका? सुश्रुत शरीर स्थान का। जो सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है उसका जो एक चैप्टर है सुश्रुत शरीर स्थान, उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्या? प्रत्यक्ष जो शरीर है। यानी इसके भीतर बहुत सी चीजें या बहुत सी जानकारी ऐसी हैं जो आज भी विलुप्त हैं और या तो हमारे ऋषि मुनि ही उनको जान पाए हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो कुछ पार्ट्स के बारे में ही वो जान पाए हैं। यानी मर्म स्थानों को अभी भी वो पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इनका विस्तार से जिक्र मिलता है। सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं। तो इन सभी जो पारंपरिक वैदिक आयुर्वेदिक जो ग्रंथ हैं, इनमें विस्तार से वर्णन मिलता है किसका? मर्म चिकित्सा का। तो देखिए आगे हम बात करते हैं जो सुश्रुत संहिता है और उसमें महर्षि सुश्रुत ने मर्म निर्देश अध्याय में, यानी एक अध्याय का नाम है मर्म निर्देश में, मर्मों के विवरण प्रसंग में अनेक अंगों और स्थानों का निरूपण बहुत ही उचित ढंग से सूत्र रूप में किया है ना, कि मर्म कहाँ कहाँ होते हैं शरीर में, है ना, कितने उसके पार्ट्स होते हैं आदि का निरूपण सूत्र रूप में किया है। तो प्राचीन काल में ग्रंथ जो भी होते थे, कोई भी हमारे योग के ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ हैं या दूसरे जो भी ग्रंथ हैं, वो सभी संस्कृत के सूत्र रूप में लिखे जाते थे। ठीक है, लेकिन विशेष या सही स्टिक परफेक्ट ऑथेंटिक जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो गुरुमुख से ही प्राप्त होता था और आज भी होता है। ये बात आपको कतई नहीं भूलनी है। ठीक है, कि सूत्र रूप में हमारे प्राचीन ग्रंथ सारे हैं, चाहे योग सूत्र लगा लीजिए, चाहे हठ प्रतिपिका, घेरण संहिता या जो भी ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं या आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वो सूत्र रूप में मिलते हैं। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, सही ज्ञान जो है, एक प्रामाणिक नॉलेज जो है, वो गुरु मुख से ही सुनकर प्राप्त होता है। गुरु के पास या गुरु के सानिध्य में बैठकर ही वो प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, व्हाट इज मर्म चिकित्सा क्या है? तो देखिए, सामान्य तौर पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधियों के संयोग स्थान कहे जाते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या अच्छे से सुन सकते हैं। आप खाना बनाते हुए इस लेक्चर को सुन सकते हैं, बस में सफ़र करते हुए, ऑटो में सफ़र करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए सुन सकते हैं। ये आधे घंटे से लगभग पौन घंटे का लेक्चर रहेगा, इसमें पूरा हम कवर कर लेंगे और डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। इस लेक्चर को सुन के आप बहुत ही अच्छा पेपर कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर दिल से आप इस लेक्चर को सुनेंगे, पूरे दिमाग से, पूरे मन से कंसंट्रेशन होकर इस लेक्चर को सुनेंगे, इस व्याख्यान को सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। खासकर ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं कि सर मैंने पूरा सुना और इसके बाद मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ या ये मेरी यूनिट बहुत ही अच्छी हुई। मुझे समय कम था, लेकिन आप सबकी इच्छा थी कि मैं वीडियो बनाऊं और इसकी ज़रूरत थी, है। पल्लवी जी ने भी कहा था, मोनिका जी ने भी, और कई विद्यार्थियों ने मुझे कहा था, ज्योति ने, अश्विनी ने, है ना, पूजा ने, कई विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर एक वीडियो बनाइए प्लीज़। तो समय की अल्पता होते हुए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक
ये जो जानकारी है वो पहुँचे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी बने जीवन में भी और खासकर एग्जाम में भी। तो मर्म क्या है? मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, ठीक है? जो भी हमारा मांस होता है, हमारी शिराएं होती है ना, वेन्स, आर्टरीज, है ना? शिरा किसको कहते हैं? वेन्स को कहते हैं, आर्टरीज को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। स्नायु, है ना? और हमारे अस्थि यानी बोन्स, और संधियां, संधियां होती है ना हमारी ज्वाइंट्स, उनके संयोजन स्थान जो होते हैं, जहाँ पर ये सारी मिलती है ना, जगह जगह पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हड्डी भी मिलती है, स्नायु भी मिलता है, हमारे ज्वाइंट्स भी मिलते हैं, सिराएं भी मिलती हैं, मांस भी मिलता है ना? ऐसे जगह जगह पॉइंट होते हैं ना। तो उन स्थानों को क्या कहा जाता है? मर्म स्थान कहा जाता है। और इनमें आघात या वेदना, कोई भी इनमें आघात होता है, कोई भी इनमें परेशानी होती है ना? कोई चोट इसमें लगती है या कोई वेदना इसमें होती है, कोई चुभन इसमें होती है, तो व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, व्यक्ति को ऐसा पीड़ा भी हो सकती है। और सभी ग्रंथों में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में, सभी में बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहा है कि किसी भी मर्म को अगर तीव्र गति से या गलत तरीके से प्रेस कर दिया जाता है या किसी कारण उस स्थान पे कोई चोट लग जाती है, तो व्यक्ति की पीड़ा तो होती है, वेदना तो होती है, मृत्यु तक हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो बहुत बड़ी क्षति इससे हो सकती है। इसलिए मर्म जो स्थान होते हैं उनको जीवन स्थान कहा है ना? जीवन स्थान कहा, यानी ये, सॉरी, जीवन नहीं, जीव स्थान कहा है, यानी ये जीव के स्थान है, क्योंकि इन्हीं से तो जीवन चल रहा है। अगर किसी पे ऐसी आघात लग जाती है, किसी पे ऐसी चोट लग जाती है, तो हमारी डेथ हो जाती है। तो जीव स्थान का मतलब वाइटल पार्ट्स है, है ना? वाइटल पार्ट्स यानी यहीं पर हमारे जीवन, कहते हैं ना, इस अंग में उसका जीवन था, है ना? इस पार्ट में उसकी जान बसती थी, है ना? तो हमारे ये बहुत ही नाजुक प्राण पॉइंट है ना? इसलिए इनको वाइटल पार्ट्स भी कहा जाता है। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं मर्मों का जो ज्ञान है, जो वैद्य होते हैं या चिकित्सक होते हैं के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब वो शल्य चिकित्सा करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में भी ऑपरेशन होते थे, ऐसे हथियार होते थे ऑपरेशन करने के, तो जो शस्त्र प्रयोग करते थे ताकि वो मर्म के स्थान पर वो प्रयोग ना हो जाए, उसका गलत प्रयोग ना हो जाए, है ना? क्योंकि मर्म के स्थान पर कोई आप सिजेरियन कर रहे हैं, आजकल सिजेरियन कह सकते हैं, उस समय जो शल्य चिकित्सा थी, कोई ऑपरेशन आप कर रहे हैं और मर्म का स्थान अगर वहां पर अफेक्ट होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ये बार बार बहुत अच्छे से कहा गया है। तो चरक संहिता में भी वर्णन मिलता है इसका। चरक संहिता में कहा गया है, तो उसकी मर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और आचार्यों ने इसे शल्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसको मानना है शल्य शास्त्र में भी। ठीक है, अगर हम बात करें तो शल्य शास्त्र में भी अगर मैं बात करूं तो सॉरी, चरक संहिता की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये बताया गया है कि तीन मुख्य स्थान होते हैं पूरे शरीर में। हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है वो, हमारा हार्ट होता है वो, और तीसरा हमारे लंग्स होते हैं, है ना? तीन मेन पार्ट माने गए हैं चरक संहिता में भी। तो देखिए, अब हम मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ मर्म क्या होता है? सामान्य हमने ये कंसेप्ट जाना, बेसिक जानकारी हमने मर्म के बारे में जानी, कि इसके इतिहास के बारे में थोड़ा हमने प्रकाश डाला, है ना? तो अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो देखिए, मर्म का अर्थ होता है जीवन स्थान। ठीक है, जीवन स्थान या जीव का जो स्थान है ना? इन इंग्लिश वाइटल पार्ट्स, है ना? इन इंग्लिश की बात करें तो इन्हें वाइटल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, जीवनीय स्थान, ठीक है, पार्ट्स है, ये वाइटल पार्ट्स हैं, एनर्जी के स्थान है ये। यहाँ पर एनर्जी विशेष होती है। ठीक है, तो ये वैसे ही होता है कि जैसे आपका पूरे घर में लाइट होती है, लेकिन एक उसका एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसको दबाते हैं तो वहां से कोई चीज संचालित होती है, पंखा चल जाता है, लाइट जल जाती है या लाइट बंद हो जाती है। तो इसका मतलब पूरे इस घर की लाइट का मेन पॉइंट ये है। तो ऐसे पूरे शरीर के अलग अलग मर्म पॉइंट होते हैं जिन्हें वाइटल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जगह जगह नहीं होता ट्रांसफर
ट्रांसफार्मर होते हैं, भाई इन घरों में लाइट के लिए यहाँ ट्रांसफ़र है, इन घरों में लाइट के लिए यहाँ ट्रांसफ़र है। तो ऐसे ही ये ट्रांसफ़र की, क्योंकि ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें लाइन मेन आके मिलती है, ठीक है, फिर वहाँ से लाइट आपके घर में जाती है। तो इसी तरह से ये मेन मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग हिस्सों में फायदा होता है। सुश्रुत टीकाकार, जो सुश्रुत संहिता है उसके टीकाकार हैं, जैसे भाष्यकार होते हैं, तो दलहन है टीकाकार, और वाग्भट है अष्टांग हृदय में कई स्थानों पर कहते हैं कि जो मर्म स्थान होते हैं वो वास्तव में बहुत ही मार्मिक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव वो जगह होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो स्थान होता है। यानी ऐसा नाजुक स्थान है वो, ऐसा मार्मिक स्थान है वो, कि जिसमें अभिघात होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और कहते हैं कि कोई ऐसी चोट वहाँ पर लग जाए, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए उन उन जगह पर, तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु रह सकती है। इसलिए बार बार उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा है, ठीक है। शल्य चिकित्सक को भी कहा गया है कि आप भी सतर्क रहें चिकित्सा करते समय, वैद्य को भी कहा है आप भी चिकित्सा करते समय, ऑपरेशन करते समय सतर्क रहे, क्योंकि अगर आपने मर्म स्थान के साथ छेड़खानी कर दी, मर्म स्थान को अगर आपने कटपिट कर दिया, या कहीं आपका कोई औजार वहां टच हो गया, तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो बार बार टीकाकार, दलहन, वाग्भट, सुश्रुत सभी यही कहते हैं कि मर्म स्थानों के जहां जहां हैं वहां पर आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अवेयर रहें, अन्यथा व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। शरीर के किसी अन्य भाग पर ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक अधिक आघात होने से जो परिणाम संभव है, वह मर्म स्थान पर थोड़े से आघात से ही होता है। मतलब आपके प्राण तक ले सकते हैं। यानी शरीर के किसी अन्य भाग पर कहीं भी, जैसे सर पे, चेहरे पे, छाती पे, कमर पे, हम कई बार चोट मुक्का मार देते हैं, है ना, थप्पड़ लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, या कोई डंडे से पिटाई कर दी हमने, डंडा मार दिया, तो उससे जो आघात होता है, उससे जो पीड़ा होती है, उससे जो नुकसान होता है शरीर को, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अगर मर्म स्थान पे थोड़ा सा थप्पड़ लग जाए, थोड़ा ऐसे डुक्का लग जाए, है ना, ऐसे कोहनी लग जाए, ऐसे कोई डंडा लग जाए, या कोई छोटी सी चोट भी लग जाए, मर्म स्थान क्योंकि नाजुक है वो, बहुत ही सेंसिटिव है वो, उस पर थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाती है, थोड़ा सा भी कोई आघात हो जाता है, तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, व्यक्ति को की मृत्यु तक भी हो सकती है, ऐसा कहा गया है। सुश्रुत संहिता के जो ग्रंथ है उसके अंदर महर्षि सुश्रुत जो शरीर स्थान अध्याय जो है ना, शरीर जो अध्याय है, शरीर स्थान जो अध्याय है, छठा अध्याय, उसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन देते हैं। क्या कहते हैं? मर्माणी नाम मास सिरा सनायु संध्यास्थि सन्निपात सेतेषु स्वभावत एव प्राण सतिष्ठन्ति। ये डेफिनेशन दी। यानी मर्माणी नाम, मर्माणी किसका नाम है? मास सिरा सनायु संध्यास्थि संधि पातस्तेषु स्वभावत आव प्राण सतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति, ठीक है। यानी मांस, जहां हमारा मांस, सिराएं, ठीक है, सिराएं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स, ठीक है। तो वेन्स क्या होती हैं? शिराएं होती हैं। आर्टरी क्या होती हैं? धमनियां होती हैं, जो ब्लड को बॉडी में लेके जाती है, वो क्या होती है? आर्टरी होती है, धमनियां होती हैं। और जो गंदे खून को, है ना, डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को हृदय की तरफ लेके आती है, वो क्या होती हैं? शिराएं होती हैं, या उन्हें क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। तो जहां पर मांस, वेन्स, स्नायु, नाव, जो छोटी छोटी नाड़ियां होती है ना, स्नायु तंत्र नहीं सुना आपने? स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो नाव, स्नायु का मतलब यहाँ पर क्या? नार्व है, ठीक है, नार्व, छोटी छोटी नाड़ियां होती है ना। मैंने 31 जोड़ी बताया आपको स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, 12 जोड़ी पैर मैंने यहाँ बताया था, क्रैनिकल नाव्स होती हैं। तो ऐसे छोटी छोटी नाव्स जो होती हैं वो आपकी वेन्स होती हैं, वो आपका मांस होता है, वो आपकी अस्थि बोन्स होती है, आपके ज्वाइंट्स होते हैं, संधि, है ना, और पेशियां, आपकी मसल्स,
ये सभी जो मिलते हैं, जहां पर इन सब का जंक्शन होता है, जैसे अलग अलग स्थान से ट्रेन आती है ना, तो जंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी चैनल्स हैं, जैसे चक्कर होते हैं ना, एनर्जी चैनल्स, ऐसे एनर्जी चैनल है। ये समझ लीजिए चक्कर का ही बड़ा रूप है, यानी चक्करों की संख्या सिलेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास है, इनकी संख्या पूरे शरीर में है। तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, पेशियां, ठीक है, ये सारे 6 कहा है इनको। 1 नंबर मांस, 2 शिरा, 3 स्नायु, 4 अस्थि, 5 संधि और 6 पेशियां। इन सब का जहां पर मिलन होता है, वहीं पर क्या होते हैं, मर्म स्थान होते हैं, मर्म पॉइंट होते हैं। ऐसी डेफिनेशन दी है, इसमें दी है सुश्रुत संहिता में, ठीक है, शरीर अध्याय 6 में, शरीरस्थ अध्याय 6 में। और इन स्थानों पर कहते हैं कि स्वभाव से ही प्राण निवास करते हैं। जहां पर इनका मिलन होता है, 6 का मैंने बताया है ना, इनमें स्वभाव से ही प्राण निवास करते हैं, ठीक है। मनुष्यों के मर्म स्थान पर सोम, मारुत, तेज यानी वायु, अग्नि, है ना, जल, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और जीव आत्मा प्राय निवास करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आपको जरूर लिखना है कि जो मनुष्यों के मर्म स्थान होते हैं, सोम, मारुत, मारुत का मतलब वायु होती है, सोम का मतलब आपका सोमरस जल होता है, तेज यानी अग्नि, अग्नि, वायु, जल, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों ये गुण भी हैं। और जीवात्मा प्राय निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है, ठीक है। बहुत बड़ी बात यहां पर इन्होंने बताई है। वैसे बनावट के और आहत के परिणाम और स्थान के अनुसार इनके अनेक प्रकार है ना। इनकी बनावट अलग हो सकती है, किसी स्थान पे मर्म कुछ अलग हो सकता है, किसी स्थान पे अलग हो सकता है। कहीं पर इनकी आहत, कहीं पर ज्यादा, कोई होता है ना, कोई कहीं पर त्वचा ज्यादा नाजुक होती है, जैसे हम हथेली पे कोई बच्चे की पिटाई करते हैं तो हथेली पे मारते हैं तो कम लगती है ना, गाल पे मारेंगे तो ज्यादा लगेगी, कमर पे मारेंगे तो कम लगेगी। तो ऐसे मर्म स्थान होते हैं जिन पे आहत अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है, उसका परिणाम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन्हें 5 प्रकार की आत्मा वाले कहा है, ठीक है, क्योंकि आत्मा का भी स्थान वहां बताया है ना। इन्हें 5 प्रकार की आत्मा वाले कहा है, अर्थात आत्मा का मतलब होता है शरीर अथवा मर्मों का शरीर बना है, वो 5 प्रकार की वस्तुओं से बना है, ठीक है। आत्मा का मतलब यहाँ पर क्या है, शरीर है, और शरीर अथवा मर्म जो स्थान है या मर्मों से जो शरीर बना है, वो 5 वस्तुओं से बना है ना, 5 चीजों से बना है ना, 5 शरीर के अलग अलग हिस्सों से बना है। कौन कौन से हैं वो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, मांस, शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, ठीक है। आपकी जो बॉन्स हैं, आपके जो ज्वाइंट्स हैं, आपकी जो नार्व्स हैं, है ना, आपकी जो वेन्स हैं, आपका जो मसल्स हैं, है ना, मांस, उन सब से मिलकर क्या बना है, 5 जो ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इनसे मिलके ही शरीर बना है, ठीक है। यानी आपका मर्म का जो शरीर है, मर्मों का जो शरीर है, इन 5 से मिलके बना है, यानी जहां पर इनका ज्वाइंट होता है, जहां पर इनका मिलन होता है, इन्हीं के आधार पर मर्मों का नामकरण भी हुआ है ना। मर्मों का नामकरण इन्हीं 6 के आधार पर हुआ है, जैसे मांस मरम, शिरा मरम, स्नायु मरम, संधि मरम, अस्थि मरम, ठीक है। 6 जो मैंने बताए, इन्हीं के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट ने 6 मर्मों के प्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने 6 मुख्य मर्म बताए हैं और उनका उल्लेख किया है। उन्होंने छठा धमनी मर्म बताया है, ठीक है। जैसे इसमें शिरा है, धमनी नहीं माना है। धमनी का मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हर बार मोनिका मुझे सबसे पहले बताती है या फिर ज्योति बताती है, कोई अन्य विद्यार्थी भी मुझे बताए कि मुझे लगे कि आप लोग सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इस चीज़ की। तो छठा मर्म कौन सा बताया है, किसने बताया है, अष्टांग हृदय में वाग्भट ने 6 मर्मों का उल्लेख किया है, जिसमें छठा मर्म क्या है, धमनी है। और धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं सुश्रुत के अनुसार, है ना।
सुश्रुत ने मतलब जो 107 मर्म बताए, हम चर्चा कर चुके हैं कि मर्मों की संख्या कितनी होती है, 107 होती है, 107 मर्म होते हैं। ठीक है, वाग्भट के अनुसार भी मर्मों की संख्या कितनी, 107 है। ठीक है, वाग्भट किसके रचयिता है, अष्टांग हृदयम के। सुश्रुत किसके रचयिता है, सुश्रुत संहिता के। ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है सुश्रुत को, है ना, शल्य चिकित्सा के जनक भी कहा जाता है सुश्रुत को। ठीक है, और वाग्भट को भी बहुत ही अच्छा ऋषि माना जाता है। वाग्भट यानी अष्टांग हृदय इन्होंने लिखा है, जिसमें सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का मिक्स रूप इन्होंने लिखा है, सरल शब्दों में इनकी व्याख्या की है। तो दोनों में 100 स्थान मर्म बताए हैं, लेकिन स्थान और बनावट की दृष्टि से और जगह के अनुसार ये अलग अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सुश्रुत के अनुसार जान लेते हैं। तो महर्षि सुश्रुत ने जो मास मर्म बताए हैं उनकी संख्या 11 बताई है। आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। जो मास मर्म है वो कितने हैं, 11 हैं। सिरा मर्म है वो कितने हैं, 41 हैं। स्नायु मर्म कितने हैं, 27 हैं। अस्थि मर्म कितने हैं, 8 हैं। और संधि मर्म कितने हैं, 20 हैं, 20 हैं। ऐसे अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 107 बनते हैं। ठीक है, मास मर्म 11, सिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20, टोटल 107, 107। ऐसे वाग्भट के अनुसार मास मर्म कितने हैं, 10। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 11। सिरा मर्म कितने हैं, 37। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 41। स्नायु मर्म कितने हैं, 23। सुश्रुत ने कितने कितने बताए हैं, 27। अस्थि मर्म कितने हैं, 8। दोनों में सिमिलर हैं। अस्थि मर्म सुश्रुत ने भी 8 बताए हैं और वाग्भट ने भी 8 बताए हैं। और बात करूं मैं संधि मर्म की, तो सुश्रुत ने भी 20 बताया है और वाग्भट ने भी 20 बताया है। ठीक है, अब इन्होंने एक 6 बताए हैं, है ना, मर्मों के मुख्य प्रकार। तो धमनी मर्म इन्होंने 9 प्रकार बताए, 9 बताए हैं। ठीक है, तो टोटल इनके भी 107 होते हैं, यानी मास मर्म 10, सिरा मर्म 37, स्नायु मर्म 23, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20, धमनी मर्म 9, टोटल 107। ठीक है, तो दोनों में 107 मर्मों की चर्चा की गई है। अंग भेद से मर्मों की गणना अगर हम करें तो अंग भेद से, है ना, अंग भेद के अकॉर्डिंग हम जाने कि किस स्थान पर कौन से मर्म होते हैं, उसके अनुसार अगर हम उनकी वो करें, कंपेयर करें, तो देखिए, हाँ, अंग भेद में मर्मों की गणना करते हैं तो प्रत्येक शाखा यानी हाथ और पैरों में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप, बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि टोटल कितने मर्म है, मुझे लिख कर बताना। ठीक है, और हमारे योग के ग्रंथ में भी संख्या बताई इनकी, कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें उतने मर्म बताए हैं जितने हम अभी चर्चा कर चुके हैं, कौन से ग्रंथ में बताइए योग की, और उस ग्रंथ में किस किस का संवाद मिलता है ये भी मुझे बताना। तो देखिए, अंग भेद से मर्मों की गणना अगर हम करते हैं तो हाथ और पैरों में टोटल 44 मर्म मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब हाथ और पैर कितने हो गए टोटल, 2 हाथ 2 पैर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट लेग लेफ्ट लेग, टोटल 4 हो गए। तो एक में कितने हैं, 11 है, 11 है। ठीक है, तो 11 × 4 इज इक्वल टू 44। 11 गुणा में 4 बराबर 44 मर्म है। यानी एक हाथ में कितने मर्म है, 11, दूसरे में 11, तीसरे पैर में 11, चौथे में 11। ठीक है, 2 पैरों में 22 हैं, 2 हाथों में भी 22 है। सिंगल हाथ में कितने हैं, 11, सिंगल पैर में कितने हैं, 11। ठीक है, तो 44 मर्म कहां है, प्रत्येक शाखा हाथ और पैर में। ठीक है, उदर और छाती में कितने, पेट और छाती की हम बात करें, पूरे यहां आगे धड़ की बात करें, है ना, तो उसमें है 12 मर्म है। यहां से लेकर नाभि तक लगभग 12 मर्म है। और पृष्ठ भाग की हम बात करें तो 14 मर्म है। ठीक है, पृष्ठ भाग किसे कहते हैं ये आप मुझे जरूर बताना वीडियो में कमेंट करके कि पृष्ठ भाग किसे कहा गया है जहां पर 14 मर्म है। और गर्दन और गिरवा से ऊपर, यानी आपकी जो नेक होती है, गर्दन होती है, गिरवा, इससे ऊपर जो ये गर्दन है, इससे ऊपर का जो स्थान है, इसमें मर्मों की संख्या कितनी है, 37, 37। ठीक है, टोटल कितने मर्म हो गए, 107। ठीक है, तो पृष्ठ भाग क्या होगा, आपका जो पीछे का जो भाग है ना, ये आपका सारा पीठ का जो भाग होता है। तो ये हमने जाना अंग भेद से मर्मों की गणना, कौन कौन से मर्म कहाँ होते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं मर्मों का जो आघात होता है, यानी उन पे कोई चोट लग जाती है तो उनका क्या परिणाम होता है ना, आपके इसमें है ना ये कि प्रिकॉशंस वगैरह ना, प्रिकॉशंस लिख सकते हैं
है ना, या उनके जर्नल इंट्रोडक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिमिटेशंस में भी लिख सकते हैं, है ना, प्रिकॉशन लिमिटेशन, यानी मर्मों के आघात का परिणाम 5 प्रकार का होता है। उनकी क्योंकि लिमिटेशन होती है, उनमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी होती है ध्यान रखेंगे कि एक तो साध्य प्राण हर मर्म होते हैं। नंबर 1 साध्य प्राण हर मर्म, साध्य प्राण हर मर्म, नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 2 कालांतर प्राण हर मर्म। नंबर 3 विशल्यधान विशल्यधन मर्म, विशल्यधन मर्म। नंबर 4 वैकल्यकर मर्म, वैकल्यकर मर्म, वैकल्यकर मर्म। नंबर 5 रुजाकर मर्म, रुजाकर मर्म। तो देखिए जो सबसे पहला साध्य प्राण हर मर्म है, कहते हैं मतलब शरीर में कुछ विशेष मर्म होते हैं साध्य प्राण हर मर्म। तो अगर उनमें आघात हो जाए, उनमें कोई चोट लग जाए, तो वो व्यक्ति की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो सकती है। कितने दिन में? 7 दिन में। कालांतर प्राण हर मर्म क्या होते हैं? ये भी कुछ विशेष मर्म स्थान होते हैं। अगर इन स्थानों पर कोई चोट लग जाती है, कोई आघात हो जाता है, या तो 2 सप्ताह में डेथ हो जाएगी या 1 महीने में डेथ हो सकती है। देखिए कितने खतरनाक मर्म स्थान है। एक है विशल्य घन मर्म, यानी शल्य चिकित्सा करते समय ना, वैद्यों को बताया ना शल्य चिकित्सा करते हैं औजारों से, है ना, तो उस दौरान कुछ फोड़ा वगैरह निकलता है ना, उसको निकालते हैं, तो पक कर निकल जाता है फोड़ा, तो ठीक है। अगर वो इसके अतिरिक्त अगर आप उसको निकालते हैं, अपने शल्य चिकित्सा के द्वारा औजारों से निकालते हैं, ऑपरेशन से निकालने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसा बताया है ना, विशल्यधन मर्म। एक होता है वैकल्यकर मर्म, चौथा। इसमें क्या होता है कि स्थायी विफलता होती है, यानी डिसेबिलिटी हो सकती है। यदि उस मर्म को गलत आप दबाते हैं या उन मर्मों पे गलती से कोई चोट लग जाती है, कोई आघात लग जाता है, तो क्या हो सकती है, आपको डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप विकलांग हो सकते हैं। ठीक है। 5वां रुजाकार जो मर्म है, उस उन मर्मों पे आघात लग जाए, चोट लग जाए, तो आपको तीव्र वेदना या पीड़ा हो सकता है, तीव्र दर्द हो सकता है। कई बार होता है ना कि हमने यहाँ चोट लगाई, कुछ दर्द नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं बॉडी में, स्पेशल मर्म स्थान होते हैं वैसे वो एक्चुअली, वहां पर लगा तो बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है ना, चिल्लाते हैं हम। सभी जगह नहीं, कई बार हमने थप्पड़ लगाया कुछ नहीं हुआ, दोबारा थप्पड़ थोड़ा साइड में लगाया, एक उंगली हमने ऐसे लगाई, बड़ी तेज दर्द होता है ना। तो वो क्या है, मर्म स्थान पे कहीं ना कहीं वो चोट लगी है, वहां पर आघात लगा है, तो वहां पर तीव्र वेदना, तीव्र तीव्र पीड़ा या तीव्र दर्द होता है ना। तो देखिए ये 5 मैंने बताए कि अगर ऐसा होता है, गलत तरीके से मर्म को प्रेस किया जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो आपको पीड़ा हो सकती है, आघात हो सकता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर मेन 3 चीज हैं, तो मैं बता भी चुका हूं आपको, आपका हृदय है, हार्ट है, आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है, और लंग्स है, फेफड़े। ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और पाश्चात्य जो साइंस है या मेडिकल साइंस है, खासकर पाश्चात्य पश्चिमी, है ना, हम यूरोप में आते हैं ना, इस पूर्वी लोग हैं हम, और पश्चिमी में यूरोप अमेरिका ये सब आते हैं। तो वहां पर जीवन के जो त्रिदंड बताए हैं, ट्राइपॉइड ऑफ लाइफ कहा है किसको, इन तीनों को, हृदय को, हार्ट को, ब्रेन को और लंग्स को। और आयुर्वेद में महर्षि चरक भी इनको त्रिमर्म कहते हैं, यानी 3 मुख्य मर्म कहते हैं। 3 मुख्य मर्म कौन से बताए हैं? आपका हार्ट यानी हृदय, आपका मस्तिष्क ब्रेन, और लंग्स फेफड़े। 3 किसने बताए हैं? महर्षि चरक ने। किसमें? चरक संहिता में। ये 3 मुख्य मर्म कहा है। पश्चिमी लोग क्या कहते हैं? इनको 3 ट्राइपॉइड ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी जीवन का त्रिदंड कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखें। तो कुछ चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक तो प्रिकॉशंस ये ध्यान रखें कि देखा देखी ना करें, है ना। देखा देखी करने से आप गलत मर्म को दबा सकते हैं। ये गुरु के सानिध्य में ही इन क्रियाओं को सीखना चाहिए। खासकर जो अच्छा वैद्य है, आयुर्वेद का अच्छा जो जानकार है, योग का और मर्म चिकित्सा का जो अच्छा विशेषज्ञ है, उनके सानिध्य में रहकर ही आपको मर्म चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या पहले उन्हीं के सानिध्य में रहकर ही मर्म चिकित्सा से उपचार करवाना चाहिए। यानी देखा देखी करके कभी भी उपचार
नहीं करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सावधानी है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि इसके लिमिटेशंस भी होती है ना, एक सीमाएं होती हैं कि कितनी देर उसको दबाना है, कितना कम दबाना है, कितनी देर दबाना है, ये सीमाएं होती है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। उससे पार हमें नहीं जाना है। अगर उससे पार आप चले जाएंगे तो व्यक्ति की, यहाँ बार बार बता चुके हैं, डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, डिसेबिलिटी आ सकती है ना, 1 हफ्ते में मौत हो सकती है, इतना खतरनाक हो सकता है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। ये नहीं कि मर्म स्थान ही सब कुछ है, हर रोग में मर्म स्थान ही उपयोगी है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ रोगों में मर्म स्थान बहुत ही उपयोगी हैं, सभी रोगों में उपयोगी नहीं है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है, कुछ सावधानियां हैं। प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे थे कि खाना खाने के बाद भी एकदम से मरम को ना दबाएं, आदमी बेहोश की स्थिति में तब भी मरम को ना दबाएं, है ना, मूर्छा की स्थिति में है, बेहोश की स्थिति में है ना, निद्रा की स्थिति में है, या तुरंत भोजन खाया है, या बिल्कुल ही भूखा पेट है, खाली पेट है, तो इन सिचुएशन, या ट्रैवलिंग के दौरान, है ना, वोमिटिंग हो रही है, जवर हो रहा है, बुखार है, लूज मोशंस है, इन परिस्थितियों में मर्म स्थानों को नहीं दबाना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में ही मर्म स्थानों को दबाना चाहिए। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनका अवश्य ध्यान रखें। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं कि मैक्सिमम हमें कितनी मिनट तक दबाना चाहिए, तो देखिए 3 टाइम्स इन ए डे, दिन में 3 बार आप मरम कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। एक बार मरम करने के बाद लगभग आपका लगभग जैसे खाने का अंतर होता है ना, लगभग 3 से 5 घंटे, तो 5 घंटे या तो 4 घंटे या 3 से 5 घंटे के बीच का अंतर होना चाहिए। जैसे सुबह आपने 8 बजे मरम दबाया है, तो दोबारा 12 से 1 के बीच में मरम पॉइंटों को दबा सकते हैं, और तीसरी बात फिर आप लगभग 5 4 5 बजे मरम को दबा सकते हैं। लेट नाइट मरम को नहीं दबाना है। ठीक है, कि रात को 12 बजे में मरमों को दबा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये इसकी लिमिटेशंस भी है और इसकी सावधानी भी है। इसके अतिरिक्त 3 बार आप मरम को अधिकतम दबा सकते हैं, कितनी देर में? 24 घंटे में। अब कितनी देर दबाना है? किसी भी मरम स्थान को दबाने के लिए, जैसे ये मरम स्थान है आपका, मान लेते हैं ये यहाँ पर मरम है आपका, तो इसको दबाने के लिए आप 0.8 सेकंड का ऐसे ऐसे दबाना आपको ना, किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट का सहारा नहीं लेना है आपको। जैसे आपने पेन ले लिया, या एक्यूप्रेशर की तरह कोई जिम्मी ले ली, या कुछ और ले लिया, नहीं। या तो आप खुद दबा सकते हैं, या जो जानकार है, प्रारंभ में तो किसी जानकार से ही मर्म पॉइंट है वो सीखने चाहिए, या उन्हीं से चिकित्सा करवानी चाहिए, स्वेच्छा से नहीं करना चाहिए, या अखबार टीवी देखकर या न्यूज़पेपर पढ़कर या कोई भी ऐसी मैगजीन देखकर, है ना, नहीं करना चाहिए। पूरे आधिकारिक जो ऑफिशियल, जो इसका ऑथेंटिक जो नॉलेज पर्सन है, उन्हीं से ही सीख कर या उन्हीं के सानिध्य में ही मर्म स्थानों को दबाना चाहिए। क्योंकि गलत मर्म को दबाने से क्या हो सकता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, आघात हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, वेदना हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। तो बार बार सावधान रहने की यह बात की है, चाहे सड़क महर्षि चरक हो, चाहे महर्षि सुश्रुत हो, चाहे महर्षि जलन हो, चाहे महर्षि वाघभट्ट ही क्यों ना हो। तो जैसे मरम दबाते हैं हम, ऐसे ऐसे दबाया, ऐसे हटा लिया, ऐसे दबाया, ऐसे, यानी 0.8 सेकंड का समय लेना है। हमारा हार्ट भी होता है ना, 0.8 सेकंड का समय लेता है ना एक धड़कन में, तो ऐसे 0.8 सेकंड दबाया, निकाला, दबाया, ऐसे। ठीक है, 0.8 सेकंड, यानी 1 सेकंड भी पूरा आपको नहीं दबाना है। ऐसे कितनी बार दबाएं, ऐसे ऐसे करके? तो देखिए, आप अंगूठे से ही दबाना है आपको, बिल्कुल खड़ा अंगूठा नहीं लगाना आपको, ऐसे लगाना है थोड़ा पट। कितनी देर दबाना आपको? एक बार में कितना? 0.8 सेकंड। अधिकतम कितनी बार आपको दबाना है? लगभग 15 से 20 बार, अधिकतम 30 बार तक। कोई ज़्यादा पुराना रोग है, जैसे डायबिटीज है, या कोई आपको बहुत ही पुराना रोग है, इतनी बार ही दबाना। ये नहीं कि आप एक बार में 100 बार दबाएंगे, 200 बार दबाएंगे, ये गलत है ना, एक्सेस हो जाएगा। इसलिए ये विशेष जो मर्म स्थान होते हैं, विशेष जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, ऊर्जा के जो स्थान होते हैं, इन्हें स्टिमुलेट करते हैं, एनर्जी को स्टिमुलेट करते हैं। इन्हें प्रेस करके, कितनी बार प्रेस करना है? दिन में सिर्फ 3 बार करना है। एक बार के बीच में लगभग 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। एक बार दबाते समय कितना समय लगाना है? 0.8 सेकंड, जितनी देर में हमारा दिल धड़कता है, हमारा हार्ट रेट होती है ना, ऐसे। और टोटल कितनी बार? 15 से 20 बार हमें इनको प्रेस करना है, एक मरम को। ठीक है। मरम का सीक्वेंस भी होता है कि पहले किस रोग में कौन सा मरम हमें प्रेस करना है, ये सब जानकारी हमें लेनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ये मरम दबा लिया फिर मैं पैर का मरम दबा रहा हूँ, तो वो गलत है। इन मरमों का भी कॉम्बिनेशन होता है, इस मरम के बाद कौन सा मरम, इस मरम के बाद कौन सा मरम, है ना। ये 4 मरम आपके हार्ट के हैं, ये 4 मरम आपके डायबिटीज के लिए है, लीवर के लिए है, किडनी के लिए है, आपके हेडेक के लिए है। तो अलग अलग मरम्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपकी जो हथेली होती है ना, इसके बीच में एक
यहाँ से तल हृदय मरम होता है, यानी टोटल हम यहाँ हथेली को मापें तो ये 4 और 2 उंगली, ये 6 उंगली होती है। तो 3 उंगली हम इधर छोड़ देते हैं, 3 उंगली हम इधर छोड़ देते हैं, तो बीच का जो स्थान होता है ना, लगभग बीच का स्थान यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ का जो स्थान होता है, यहाँ पर क्या है, तल हृदय मरम कहते हैं इसको। ठीक है, तल हृदय मरम इसका नाम है। अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। 107 पॉइंट है, 107 पॉइंट के नाम भी दिए गए हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट आपको बताया, मरम जो स्थान है ये मैंने बताया, इसको क्या कहते हैं, तल हृदय मरम, जो हथेली के बीच में होता है। राइट में भी होता है, लेफ्ट में भी होता है। एक बात और ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अगर हम जेंट्स को उपचार दे रहे हैं, जेंट्स के यानी मेल के मर्म स्थान अगर हम दबा रहे हैं, पुरुष वर्ग के मर्म स्थान हम दबा रहे हैं, तो राइट से दबाना है। पहले उनके राइट हैंड या राइट लेग या राइट साइड में प्रेस हमें करना है। फीमेल के हम अगर मर्म स्थान दबा रहे हैं, उन्हें चिकित्सा दे रहे हैं, मर्म चिकित्सा, तो उनकी शुरुआत कहाँ से करनी है, लेफ्ट से करनी है। तो पुरुष की कहाँ से करनी है, राइट से करनी है, फिर उसके बाद लेफ्ट को प्रेस करना है। जैसे राइट साइड का मैंने दबाया, फिर उसके बाद मैं लेफ्ट का दबा सकता हूँ। फीमेल का पहले लेफ्ट से दबाना है, फिर राइट से दबाना है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना है, मेल फीमेल का, गर्ल बॉय का। ठीक है, ऐसे ही ये कर, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे ये अपनी कोहनी होती है ना, तो अंदर का जो साइड होता है, जैसे इसमें मैं दिखाऊं आपको, ये जैसे कोहनी यहाँ से टर्न हो रही है, तो यहाँ से 4 अंगुल का अगर मैं ऐसे करूं, तो ऐसे भी यहाँ पर 2-3 मरम है ना। एक मरम इंद्रवस्ती मरम है यहाँ पर, है ना, इंद्रवस्ती मरम, यहाँ से 4 अंगुल यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसको इंद्रवस्ती मरम कहते हैं। ऐसे इसके इधर दोनों तरफ पॉइंट होते हैं, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कहीं पर इंद्रवस्ती मरम होता है, यहीं यहीं पर एक कुरपर मरम होता है कोहनी के पास ही। ठीक है, दो दो होते हैं, यानी कुरपर मरम लगभग यहाँ पर होता है, एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है। इंद्रवस्ती मरम यहाँ से होता है सेंटर में। ठीक है, तो कुरपुर मरम यानी एक इधर, दो इस हाथ में और दो इस हाथ में है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मरम होते हैं हमारे हाथों में, उन सब के नामकरण भी हैं, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन सब के पूरे शरीर में जो 7 मरम है, वो शरीर में कहाँ कहाँ पर है, उनके नामकरण भी हैं। लेकिन बस आप इतना ही जान लीजिए कि शरीर में जो मरम है वो कहाँ कहाँ है, यानी जो मोस्टली 44 मरम कहाँ है, हाथ और पैरों में है। ठीक है, और उधर छाती पे 12 मरम है, पृष्ठ भाग में पीछे 14 मरम है, और गर्दन और गिरवा के ऊपर जो गर्दन है हमारी ये, और इससे ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर कितने हैं, 37 मरम है। तो अलग अलग वो स्थान पे होते हैं। कुछ मरम यहाँ पर है, 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 कुछ यहाँ पर है ना, एक मरम यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इनके सबके अलग अलग नाम हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, नाम इतने याद रखना मुश्किल है, और इसका पूरा कोर्स होता है ना, ट्रेनिंग होती है, उसी के बाद आप समझ पाते हैं। तो ये हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की किसके बारे में, मरम के बारे में। तो आप समझ गए होंगे मीनिंग, डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ मरम आराम से लिख सकते हैं। प्रिंसिपल भी इसका यही है, सिद्धांत, कि ये आपका एनर्जी बेस्ड सिद्धांत है, ये भी ऊर्जा पर ही कार्य करता है। आपके जो चैनल्स होते हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं, आपकी जो नस नाड़ियाँ होती हैं, नास होती है, उनकी जो रुकावट होती है, उनको ये ओपन करते हैं, उनको खोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका जो ट्रेन आती है सारी एक जगह पर जंक्शन पर रुकती है। ठीक है, तो अगर पटरियाँ जो होती हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो सारी ट्रेन कहाँ खड़ी हो जाएंगी, जंक्शन पे खड़ी हो जाएंगी। रुकावट आ गई ना, दाएं बाएं जा नहीं सकती। जब वो पटरी ठीक हो जाती है तभी ट्रेन अपने अपने स्थान पे जाती है। तो ऐसे मर्म स्थान जो होते हैं वो जंक्शंस की तरह होते हैं। वहाँ पर नाड़ियों का जंक्शन है, मांस का जंक्शन है, ज्वाइंट्स का जंक्शन है ना, बोन्स का जंक्शन है, शिराओं का जंक्शन है, धमनियों का जंक्शन है। तो सारा वो जंक्शन है। तो उसमें अगर कोई रुकावट आती है तो फिर शरीर के कुछ अंग रोगीले हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि वहाँ पर प्रेस करके, है ना, प्रेस करके उसको हम हटाते हैं, उस गंदगी को, उस उन पर डिटॉक्स करते हैं, उसको, उस मैटर को हटाते हैं, और उन एनर्जी चैनल्स को, उन नास को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, खुल जाती हैं वो नास, और पूरे शरीर में वो एनर्जी जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है, और वो नास जो है वो ठीक से कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन हम जान ही चुके हैं, मरम पॉइंट जो ह्यूमन बॉडी में मेन कहाँ कहाँ पर है,
टेक्निक्स हम जान चुके हैं कि किस विधि से हमें प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देना है, इनके क्या रूल रेगुलेशन, ये भी हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई कन्फ्यूजन है, तो निःसंदेह आप मुझे लिखकर भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। प्रिकॉशंस भी हमने बता दी, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी, और लिमिटेशंस भी हमने बता दी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और जानते हैं, या तो रेकी के बारे में, या फिर हम प्राणिक हीलिंग के बारे में जानेंगे, और एक वीडियो में हम एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब अच्छे से सुनते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है, मुझे फीडबैक मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी कि